तो आकाश शब्द का गुण भले हो, पर आकाश का अस्तित्व तभी तक है जब तक धरती पर रहने वाले लोग उधर देखते हों। और हमारे पूर्विया समाज में एक कहावत है कि कितनों चिड़िया उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। पंत जी ने अपनी कविता में कहा, देखो घू को जीव पशु को। तो आकाश की ओर देखने की आदत मनुष्य की बड़ी पुरानी है, क्योंकि वह वहाँ प्राय देखता है जहाँ वह नहीं रहता है। ये उसके स्वप्न देखने की प्रवृत्ति है। और आदमी के सपने अगर मर जाएं, मनुष्यता के सपने समाप्त हो जाएं, तो मनुष्य का जीवन नहीं रह जाता है। इस अर्थ में ये जो चकाचक संस्था है, पहले तो मेरे मन में विचार आया कि कहूँ कि गोरखपुर की साहित्यिक धरती पर बातचीत की जाए, पर लगा कि ये ठीक ही है, क्योंकि आदमी की जिंदगी जितनी उसके यथार्थ में नहीं होती है, उससे ज़्यादा उसके सपनों में होती है। तो ये स्वप्न, ये कल्पना, ये आकाश की ऊंचाई छूने की कामना, उसे उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देती है। इस अर्थ में फिर मुझे लगा कि ठीक ही है, उन्होंने गोरखपुर के साहित्यिक आकाश विषय को अपने इस प्रकार के उपक्रम का आधार बनाया। गोरखपुर का साहित्यिक आकाश, उसमें बड़ी सुरभि रही है, बड़ी सुगंध रही है। मनुष्य की सुगंध, मनुष्य की सुरभि, उसकी चेतना की विकसित अवस्था में रहती है। उसकी सुगंध उसकी भौतिक स्थिति नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मिक स्थिति होती है। और आत्मिक दृष्टि से ये गोरखपुर मंडल बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का केंद्र रहा है। इस गोरखपुर के पश्चिम में मगहर नाम की जगह है, जो गोरखपुर से जुड़ गया है लगभग, अब तो है। वहाँ कबीर की पुण्य भूमि है। यही गोरखपुर के भीतर ही हनुमान प्रसाद पोद्दार और उनकी कर्मभूमि रही है। गीता प्रेस की यहाँ स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना में उस समय के यशस्वी राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद आए थे। और कितने दूर तक कल्याण और गीता प्रेस, उसके ग्रंथों का, उसके साथ जुड़े हुए बड़े बड़े नामों का कितना महत्व रहा है, ये भारतीय भाषाओं के लोग जानते हैं। भाई जी से बहुत से लोग जुड़े हुए थे, चिन्मय लाल गोस्वामी, जानकीनाथ शर्मा, पांडे, और यहाँ तक कि सागर विश्वविद्यालय के हिंदी के
एक जमाने के अध्यक्ष। बहुत से लोग जुड़े रहे हैं, पंत जी जुड़े रहे हैं, बच्चन जी जुड़े रहे हैं, गीता प्रेस, गीता वाटिका भी यहाँ है। वो संस्था काम करती रहती है और कर रही है। तो कबीर की भूमि थी, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार की भूमि थी, ये महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की भी जमीन थी। और यहाँ स्वर्गीय बंधु सिंह जैसे तेजस्वी लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान किया। इसके आसपास की भूमि चेतना, क्रांतिकारिता और आध्यात्मिक ऊर्जा जैसी चीज़ों से जुड़ी रही है। ये एशिया के महान शायर रकुश साहब फिराक की भूमि रही है। प्रेमचंद ने ये नॉर्मल स्कूल पास बैठ करके अपनी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह लिखी थी, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। अनेक लोग, पुराने लोगों की स्मृति मन में आ रही है। मैं एक दिन बैठा हुआ था इस विषय पर बोलने के लिए, तो मेरे मन में कुछ नाम आए। नाम लेने में दिक्कतें होती है, लोग छूट जाते हैं, और जो छूट जाते हैं उनको लगता है कि उनका नाम छूट गया है, लेकिन छूट जाना स्वाभाविक है। मन्नन द्विवेदी गजपुरी, रामाधार त्रिपाठी जीवन, शिवरत्न लाल, सुधाबिन त्रिपाठी, चिंतामण शुक्ल गर्ग, कन्हैया लाल श्रीवास्तव मंजर, कमर गोरखपुरी, हिंदी गोरखपुरी, फिराक साहब का नाम दिया ही मैंने, हरिहर सिंह हिमालय, जगदीश श्रीवास्तव, जला श्रीवास्तव, हृदय विकास पांडे, देवेंद्र कुमार बंगाली, सुरेंद्र काले, सुरेंद्र शास्त्री, कृष्णचंद्र लाल, अनिल राय, कपिल देव, विमलेश वेद प्रकाश पांडे, रामलोल मिश्र, देवेंद्र आर्य, मदन मोहन, रामदेव शुक्ल, बादशाह हुसैन रिजवी, राम एम कोठिया विराही, मलिक ज़ादा मंजूर, प्रमोद कुमार, रंजना, अनीता अग्रवाल, बैनावती श्रीवास्तव, श्रीधर मिश्र, रामदेव शुक्ल, विद्याधर द्विवेदी विज्ञ, बिंदवासिनी त्रिपाठी, विष्णुदेव द्विवेदी सुधाकर, सत्यनारायण त्रिपाठी, देवर्षि सनाड्य, रामचंद्र तिवारी, भगवती प्रसाद सिंह, जगदीश अतृप्त, परमानंद श्रीवास्तव, यशस्वी लेखक विद्यानिवास मिश्र, यशवीर सिंह, माधव मधुकर, गेहुआ सागरी, राम विनायक सिंह, आर्यन श्रीवास्तव, महेश अस्क, माता प्रसाद त्रिपाठी, गोपाल लाल श्रीवास्तव, चित्ररंजन मिश्र, दीपक त्यागी, कमलेश गुप्त, हमदम गोरखपुरी, सत्यनारायण मिश्र सत्तन, रामदरस मिश्र, गणेश पांडे, गिरीश रस्तोगी और दशरथ द्विवेदी जिन्होंने सुदेश निकाला, बस्तवी साहब, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम हमारे हिंदी भाग से जुड़े हुए, अनिल राय और इस समय के कमलेश गुप्त, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साहित्यकार, रचनाकार से जुड़े रहे हैं। और ये नगर पत्रिकाओं का भी केंद्र रहा है। एक ज़माने में यहाँ रचना निकलती थी, एक ज़माने में यहाँ माधव मधुकर की एक पत्रिका निकलती थी, और इस समय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके 150 अंक दस्तावेज के निकले, जिन्होंने बहुत सारी युवा लोगों को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि कविता, निबंध, पुस्तक समीक्षा और भारतीय भाषाओं के विदेशी कवियों की
रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित किए, अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर अंक निकाले और बहुत सारा काम उन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। यहाँ सभी प्रकार के मुझे यहाँ तक स्मरण है, ज्ञानपीठ को छोड़ करके यदि फिराक साहब को जोड़ लिया जाए तो ज्ञानपीठ भी कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो यहाँ के रचनाकारों को, यहाँ के लोगों को न मिला हो, चाहे वो सत्ता से संबंधित पुरस्कार हों, चाहे वो संस्थाओं से संबंधित पुरस्कार हों। यहाँ पर एक चंद जी हैं, वो हम लोगों के बुजुर्ग मित्र हैं, बराबर साहित्य संगम की गोष्ठियाँ करते रहते हैं। सत्तन जी थी, भोजपुरी के बैठकी करते रहते थे और हिंदी विभाग, रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग समय समय पर बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां करते रहे हैं। ये जो अपने यहाँ का साहित्य आकाश रहा है, अब उसमें वर्तमान समय में जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हिंदी जगत में, उनमें पंडित विद्यानिवास मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, रामचंद्र तिवारी, भगवती प्रसाद सिंह, गोपीनाथ तिवारी, एक ज़माने में रसाल जी थे यहाँ पर, यहीं आनंद प्रसाद दीक्षित भी थे हिंदी विभाग में, और रेलवे के राम विनायक सिंह, हरिहर सिंह जुड़े हुए थे। यहाँ कवि सम्मेलनों का रेलवे के नाते, पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य भूमि होने के नाते बराबर यहाँ बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते रहे हैं। हम लोग पढ़ते समय सन 61 में गोरखपुर में आया, उसमें जाते रहे हैं। यहाँ की इस्लामिया कॉलेज में शायरों का जमघट लगा रहता था, बराबर शायरी का, रचना का, गोष्ठियों का और बराबर सामाजिक चिंता का एक वातावरण, संवेदनशीलता का वातावरण यहाँ बना रहा है। आज मैं हिसाब लगाने बैठूं, नई पीढ़ी को देखूं, पुरानी पीढ़ी को देखूं, तो मुझे लगता है कि मेरे गोरखपुर के आसपास, बल्कि देवरिया तक निरंजी वहाँ ही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मोहल्ला है, कोई ऐसी जगह है जहाँ ये कवियों और लेखकों की एक बड़ी कतार न हो। यहाँ पूर्वांचल अपने राजनीतिक, अपने स्वातंत्र प्रेम और आंदोलनों के नाते ही नहीं जाना जाता रहा है, बल्कि अपनी साहित्यिक संवेदनशीलता और समाज सापेक्षता के नाते भी जाना जाता रहा है। विशेषकर जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनके प्रति करुणा का भाव और एक हार्दिकता। लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग प्रेमी लोग होते हैं। प्रेमी होते हैं तो प्रेम में युद्ध भी हो जाता है, क्योंकि अगाध प्रेम करने वाला व्यक्ति ही किसी बात पर गड़बड़ हुआ तो झगड़ा भी करता है। झगड़ा भी प्रेम का ही अंश है। कामायनी प्रसाद जी ने कहा कि जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोधा उस पर ही जिससे कुछ नाता है। तो नातेदारी, रिश्तेदारी, भागीदारी और लोगों के जीवन में, एक दूसरे के जीवन में देखने, उसको जानने
उसके सुख दुख में शरीक होने का भाव ऐसा रहा है कि थोड़ा कभी कभी वातावरण में उत्तेजना भी रही है। वो उत्तेजना भी बड़ी स्वाभाविक है। मनुष्य जितनी प्रगाढ़ता से प्रेम करता है उतनी ही प्रगाढ़ता से कभी कोई झगड़ा भी करता है। वो झगड़ा भी प्रेम का ही लक्षण है। तो ये जो भूमि रही है, और इस भूमि की विशेषता रही है कि ये परिग्रह की भूमि नहीं रही है। यहाँ गोरखनाथ थे। गोरखनाथ ऐसे तो उनकी वाणी आध्यात्मिक है, लेकिन उन्होंने एक जगह कहा कि आज खाए काज को झंखे, ताको गोरख संग न रखे। ये जो त्याग है, जो अपरिग्रह है, उसका एक कारण और था कि 2500 साल पहले यहीं के तराई क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और यहीं पर इसके आस ही पास कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ये उनकी भूमि रही है, और इसी के इर्द गिर्द आपको जानकर आश्चर्य होगा, बल्कि जानते ही होंगे कि अज्ञेय जैसे महान आधुनिकतम हिंदी के बड़े कवि चिंतक, उन्होंने पहली सांस यहीं के पास कुशीनगर में ली थी। उनके पिताजी हीरानंद बादशाहन, अज्ञेय बादशाहन हीरानंद शास्त्री यहीं पर पुरातत्वविद थे, खुदाई का काम कर रहे थे। एक कैंप में अज्ञेय का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय हिंदी कविता के चरित्र को ही, लगभग उसके स्वभाव को ही, उसके बुनियादी ढांचे को ही बदलने की कोशिश की, और वो काफ़ी कुछ बदला। और भाषा और भाव को निकट करने के लिए मुहावरों में, भाषा में जितनी तोड़ फोड़ थी उसको संभव बनाया। ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के लेखकों को हिंदी गौरव, व्यास सम्मान, आज के समय के अभी जीवित लोग हैं, तिवारी जी, विश्वनाथ जी, हम लोगों के मित्र हैं, उनको व्यास सम्मान मिला। परमानंद श्रीवास्तव अभी कुछ दिन पहले थे, उनको व्यास सम्मान मिला। रामचंद्र तिवारी को हिंदी गौरव की प्राप्ति हुई। भगवती प्रसाद सिंह ने जो आध्यात्मिक किताब लिखी थी, एक मनीषी की काव्य यात्रा, गोपीनाथ कविराज के ऊपर, बहुत चर्चित किताब थी। यही पंडित विद्या निवास मिश्र का घर रहा है, जिनके निबंधों और जिनके भाषणों, जिनके पांडित्य की चर्चा दूर दूर तक होती रही है। और भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रूप में पंडित जी को न जानता हो। आज भी उनके भाई लोग विद्यार्थी न्यास के माध्यम से बनारस में, गोरखपुर में, कुशीनगर में बराबर कोई न कोई संगोष्ठी करते रहते हैं। तो गीतों की परंपरा यहाँ रही है। सुरेंद्र शास्त्री जैसे गीतकार यहाँ रहे हैं। उनकी एक प्रसिद्ध गीत की लाइन है, पूछती हैं मछलियों से मछलियाँ, ये नदी हमको कहाँ ले जाएगी। ये मनुष्य की नियति कि एक मनुष्य जो बिल्कुल नहीं जानता है कि वो कहाँ जाएगा, वो दूसरे से सवाल करता रहता है कि वो बताए। सवालों का उत्तर नहीं है, लेकिन सवालों का उत्तर पूछने की एक जो नियति है, आपस में मिलजुल, उसका बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया है। देवेंद्र कुमार बंगाली जो नवगीतकारों में एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं, वो कुशीनगर के थे पर गोरखपुर में रहते थे, रेलवे में काम करते थे। और उनकी कविताएं आज भी लोगों के जहन में हैं, जिन्होंने बहुत सरल शब्दावली में, अब एक उदाहरण के लिए मैं उनकी एक छोटी सी कविता उद्धृत करूं।
कि चंदा मामा के लिए वो कहते हैं कि न दाल न भात न कुर्ता न पैजामा, बड़े बने हो मामा। सारी जिंदगी औरतें अपने अपने बच्चों से चंदा मामा नूर के कहती रही हैं। ये क्या चाँद है, आज दिन ईद क्या करे कोई, लग गई नींद क्या करे कोई, जिसकी सूरत नजर नहीं आती उससे उम्मीद क्या करे कोई। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तिवारी जी की पंक्ति याद पड़ती है कि दो में से एक ही मैं चुन सकता था, नौकरी या प्रेम। मैंने इस जन्म के लिए चुनी नौकरी और प्रेम को अगले जन्म के लिए स्थगित कर दिया। बहुत सी इमॉर्टल पंक्तियाँ, बहुत सी अमर पंक्तियों के लेखक, कवि, रचनाकार, ईदगाह का जिक्र मैंने किया ही। परमानंद श्रीवास्तव की का जो आलोचना थी वो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो कविताएं बहुत ध्यान दिलाती हैं। अनजाने यह क्या हो जाता है, मन पर धुआं धुआं छा जाता है, शब्द हमारे चुप रह जाते हैं, अर्थ गूंजता ही रह जाता है। या हमारे रसाल जी के ने तो बाकायदे वो उद्धव शतक ही लिखा है, दूसरा जगन्नाथ जी के अलावा। तो बड़ी गहरी परंपरा रही है और उस गहरी परंपरा में जो देन है वो कबीर की भूमि के होने के नाते, गोरक्षनाथ की भूमि होने के नाते, बुद्ध की भूमि होने के नाते, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की भूमि होने के नाते, जिन्होंने भक्ति साहित्य के इतने विद्वान, इतने कवि लेखक आए, लेकिन जिसका बड़ा योगदान यह रहा जिन्होंने कहा कि जगत की समस्त चीज़ें तो प्रयत्न से प्राप्त होती हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। ये जो अमर वाणी उन्होंने कही अपनी पुस्तकों में, पद्म रत्नाकर उन्होंने लिखा, वो यही पीछे देवराव बाबा थे जिनकी आध्यात्मिक चेतना से सारी दुनिया परिचित है। गीतकार हमारे देवर्षि सनार्य थे जिनकी कविताएं प्रकाशित नहीं हुई पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रहती थी, होती थी। मिटा नब तक अंधेरा, दीप जलाते थके कि हम तो दीप जलाते थके, इतना सागर मथा अबर अभी तक केवल विष और मजरा, अमृत की तो बात दूर है शरद इंदिरा रुचिरा। ये दुनिया अंधकार से लड़ रही है, ज्ञान से लड़ रही है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार होती जा रही हैं। और ये जो बड़ी ऊंचाई से, बड़ी गहराई से, बड़ी ऊंची मानसिक अवस्था से मनुष्य को, प्रकृति को देखने की हमारे इस पूर्वांचल के लोगों की आदत रही है, उसने साहित्य के वृक्ष को बहुत ही पल्लवित और पुष्पित किया। यह कारण नहीं है ईदगाह जैसी कहानी ही लिखी जा सकती थी। यह कारण नहीं है कि रघुवर साहब फिराक जैसे लोग नहीं हो सकते थे। यह कारण नहीं है कि मनन द्विवेदी गजपुरी यही हो सकते थे, रामाधार त्रिपाठी जीवन यही हो सकते थे। यह कारण नहीं है कि स्वदेश का संपादन जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह स्वदेश यहीं से निकला। यहाँ संभावना पत्रिका निकली, माधव मधुकर ने निकाली, यहाँ दस्तावेज निकल ही रहा है। विश्वविद्यालय की पत्रिका रेल रश्मि, यहाँ रेल का पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के नाते बराबर निकलता रहा है। यहीं की मिट्टी ने विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में लोक और शास्त्र का रंग भरा। यहीं विद्याधर द्विवेदी विज्ञ ने वो प्रसिद्ध कविता लिखी
कि धरती पर आग लगी, पंछी मजबूर है, क्योंकि आसमान बड़ी दूर है। और मदन मोहन जैसे कथाकार ने अच्छा उपन्यास लिखा। कपिल देव त्रिपाठी अच्छे आलोचक हुए। परमानंद श्रीवास्तव आलोचना के संपादकीय से भी जुड़े रहे। उन्होंने बहुत सारी आलोचना, बहुत सारी कविताएं लिखी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केदार जैसे यशस्वी कवि भी गोरखपुर के ही थे। पडरौना पास ही है, गोरखपुर में बहुत दिन रहे, गोरखपुर से ही संबंध उनका था। थे वो बलिया के आसपास के, लेकिन गोरखपुर सेंट एंड्रूज कॉलेज से संबंध रहे, यूनिवर्सिटी से संबंध रहे। और उन्होंने महान रचनाएं प्रस्तुत की, जिसका लेखा जोखा हिंदी जगत के पास है। आज भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। गौरव पांडे नाम का एक लड़का है, एक कदम गोरखपुरी नाम के व्यक्ति, बच्चा लड़का है। बहुत सारे लड़के हैं जो गोष्ठियों में बराबर चंद्र जी का आयोजन होता है तो उसमें मुझे भी जाने का मौका मिलता है, नई प्रतिभाओं को सुनने का मौका मिलता है। गीतों वेद प्रकाश पांडे दोहे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। यहीं पर एक बड़े गजलकार भी हैं, हमारे मित्र हैं महेश अश्क, जिनकी गजलें उस ऊंचाई की हैं जो ऊंचाई लगभग फिराक और गालिब के आसपास जाती है। तो एक हमारे विद्यार्थी चित्रंजन मिश्र ने अभी कबीर पर पुस्तक उन्होंने लिखी है, वो छप के आ रही है। बहुत अच्छे वक्ता हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अनिल राय जी का आलोचकी प्रतिभा सबको विदित है। कमलेश गुप्त भी दोहे लिखते हैं। दीपक त्यागी हैं, पत्रिका भी निकालते हैं। अखिल मिश्र है एक लड़का, वो अपना बराबर कुछ लिखता रहता है। विमलेश जी हैं। रामदेव शुक्ल की कहानियाँ, उनके उपन्यास बहुचर्चित हैं, उनको तमाम पुरस्कार भी मिले हैं। और उसके पहले रामचंद्र तिवारी थे ही, जिन्होंने हिंदी गद्य का जो एक बड़ी पुस्तक बड़ी लिखी है और मल्लजुगीन काव्य साधना लिखी। त्रिपाठी जी के, सत्यनारायण त्रिपाठी के अनेक काव्य संग्रह हैं। यही बेक्षक गोरखपुरी भी थे जो उनका निधन हो गया। आर्यन श्रीवास्तव हैं, हमदम जी थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी। कन्हैयालाल श्रीवास्तव मंजर थे एक जमाने में। सुधाबन त्रिपाठी थे। हमारे गुरुदेव पंडित विष्णुदेव द्विवेदी जिन्होंने विदा नाम का खंड काव्य लिखा। ज्वाला बस ज्वाला चाहिए मुझे जीवन में, जिससे मैं आग लगा दूं इस पराधीन जीवन में। सुभाष चंद्र बोस पर वो उनकी कविता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक उर्वरा भूमि है, और इसीलिए उस उर्वरा भूमि में रहते हुए साहित्य के आकाश की एक दृष्टि विकसित हुई है। एक ऐसे जीवन की आकांक्षा यहाँ के कवियों लेखकों की रही है जो प्रेम की जिंदगी हो, जिसमें संघर्ष कम हो, जिसमें युद्ध कम हो, जिसमें शांति हो, जिसमें अध्यात्म हो, जिसमें जीवन जीने की कला हो, जहाँ आज़ादी हो, मुक्ति हो और एक तरह से बंधनों से के पार जाने की प्रवृत्ति हो। ये पूर्वांचल बराबर मुक्ति का संदेश देता रहा है। चाहे बुद्ध की ओर से आया हो मुक्ति का संदेश, चाहे कबीर की ओर से आया हो, चाहे पोद्दार जी की तरफ से आया हो, चाहे वो गोरखनाथ की परंपराओं उनके साधकों के माध्यम से आया हो, चाहे देवराव बाबा के नाते आया हो, चाहे राधा बाबा के नाते आया हो, चाहे यहाँ की भूमि में जो एक तरह से अपरिग्रह है, जो त्याग की प्रवृत्ति है,
जो हर प्रकार की सत्ता से, व्यवस्था से और हर प्रकार के किसी प्रकार के जो असहजता दिखे, जीवन को असहज कर दे, मुक्ति में बाधा पैदा करे, प्रेम में बाधा पैदा करे, उसके प्रतिरोध की रचनाएं यहाँ पर लोग लिखते रहे। वो एक देवेंद्र जी नाम के मित्र हैं, वो बराबर इस प्रतिरोध को अपनी कविताओं में, अपनी गजलों में व्यक्त करते रहते हैं। और भी बहुत से कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो रेलवे से जुड़े हैं, जो आकाशवाणी से जुड़े हैं, जो दूरदर्शन से जुड़े हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, यहाँ तक कि इसके आसपास के गांवों में भी तमाम कवि हैं, लेखक हैं, जो आज़ादी के पहले से जो और आज तक जो नहीं भी रहे और जो हैं अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग, और जो नए लड़के हैं, उनके भीतर मैं जब भी देखता हूँ गोष्ठियों में, तो एक बात का मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितनी मुक्ति की कामना, जितनी प्रेम की कामना, जितने सद्भाव की कामना, जितनी कृतज्ञता, जितनी मैत्री यहाँ के लोगों में है, वैसी मैं दिल्ली बार बार जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे वहाँ के जीवन में भी दिखाई नहीं पड़ता है। और दिल्ली में जो इस समय साहित्य का केंद्र है, सभी संस्थान जहाँ हैं, जो लोग हैं वास्तव में मनुष्यता के प्रति समर्पित या भाव के प्रति समर्पित, वो प्राय पूर्वांचल के लोग हैं, वो गोरखपुर के लोग हैं, बलिया के लोग हैं, देवरिया के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यहीं के लोग हैं जो वहाँ जाकर बस गए। तो ये पूर्विया भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। और प्रेम आप जानते हैं वो रचना का आधार है। प्रेम नहीं हुआ होता, आदमी को लगाव न होता, तो एक पक्षी की तड़पन को उन्होंने आदि श्लोक न बनाया होता, और आदि श्लोक न बनाया होता तो भारतीय परंपरा में रामायण की रचना नहीं होती 3000 वर्ष पहले। तो कोई काव्य की परंपरा नहीं बनती। काव्य तो करुणा और प्रेम की अभिव्यक्ति है, और इस करुणा और प्रेम में बाधा पैदा करने वाली जो सत्ता, व्यवस्था, कानून, धर्म, ईश्वर, जो भी इसके आड़े आता है, उसका प्रतिरोध करना साहित्यकार का कर्तव्य होता है। क्योंकि साहित्यकार निरंकुशाः कवयः कहा गया है, निरंकुश होता है, वो किसी के अधीन है, स्वयंभू है, वो किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता है। खास तौर से ऐसी कोई सत्ता जो सत्ता मनुष्य की आंतरिक चेतना को अवरुद्ध करे। अगर ईश्वर भी इस रास्ते पर आए, उसको अवरुद्ध करने की चेष्टा करे, धर्म भी आए, अफसर आए, तो उसके खिलाफ लिखने की कोशिश करता है, प्रतिरोध करता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि गोरखपुर के आसपास के लेखकों, कवियों में ये जो प्रेम के साथ प्रतिरोध भी है, करुणा के साथ एक गुस्सा भी है। ये गुस्सा कभी कभी न दिखाई पड़ने वाली सत्ताओं के प्रति भी होता है। ये जो जंजीरें हैं, उन जंजीरों से मुक्ति, वो कैसी भी जंजीर हो, वो चाहे धन की जंजीर हो, चाहे कुर्सी की जंजीर हो, चाहे पद की जंजीर हो, चाहे प्रतिष्ठा की जंजीर हो, चाहे पैसे की जंजीर हो, चाहे किस बात की जंजीर हो, यहाँ तक कि पारिवारिकता तक की जंजीर हो, और कभी कभी तो प्रेम भी जंजीर अगर बन जाए, तो उस प्रेम को भी तोड़ देने की कोशिश करने की जो प्रवृत्ति है,
यहाँ के रचनाकारों की हमेशा से रही है। हिंदी उर्दू दोनों ही भाषाओं में, और संस्कृत में भी, यहाँ के संस्कृत के भी कवि रहे हैं। सनाट जी संस्कृत के भी कवि थे, देवर्षि सनाट। विद्यानिवास जी स्वयं संस्कृत के व्यक्ति थे। यहाँ गोरक्षनाथ पाठशाले में भी संस्कृत के कवि हैं, और संस्कृत के विभाग यहाँ जो है, वहाँ के मुरली मनोहर पाठक संस्कृत में भी कविताएं लिखते हैं। तो संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, यहाँ एक अंग्रेजी के थे नरसिंह श्रीवास्तव, अंग्रेजी में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। यहाँ उर्दू दां भी रहे हैं बहुत से। यहीं पर इस्तराक निकालते थे एम कोठियाई राही, जो अपने पैसे से इस्तराक पत्रिका निकालते थे, और जो बड़े क्रांतिकारी थे और बराबर सत्ता से लड़ते रहते थे। मेरे मित्र थे, मुझसे बड़े थे, वो कहता था कि आपकी मुफलिसी और इस तरह जो है ये कोशिश आपकी, इसमें बोले कि यही जीवन बन गया है, और ये जीवन नहीं रहेगा। मेरी मुफलिसी मुझे लगती है कि मैं अपनी कमाई से या अपने सूत्रों से मैं इस्तराक निकालता हूँ। स्वयं इस समय दो तिवारी जी हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा अंग दस्तावेज के निकाले, जिसमें भारत भर के सभी प्रसिद्ध लेखकों और लोगों की रचनाएं छपती रही हैं। वो उनका निजी प्रयत्न रहा है। यहाँ निजी प्रयत्न से ही रचना निकली, यहाँ निजी प्रयत्न से संभावना निकली, निजी प्रयत्न से दस्तावेज निकल रहा है, निजी प्रयत्नों से छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलती रही हैं, समय बंद होती रहती हैं। जो आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। किसी का बहुत लंबे समय तक चलता है, किसी का थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। सवाल कितने दिन कोई पत्रिका चली इसका नहीं है, सवाल इसका है कि पत्रिका क्या कर रही है। आज भी कुछ लड़के पतहर नाम की पत्रिका निकाल रहे हैं और वो चल रही है। आजकल ई जर्नल भी निकल रहा है। आजकल विश्वविद्यालय के स्तर पर हस्तलिखित पत्र पत्रिकाएं भी निकालते रहते हैं। अलग अलग मोहल्लों में छोटी मोटी गोष्ठियां चलती रहती हैं, बड़ी गोष्ठियां चलती रहती हैं। लोगों का ध्यान समाज पर है। आगे की कविता है कि एक तुम ही नहीं हो, अस्तित्व इससे बढ़कर दूसरी नहीं है। हम एक अस्तित्व के अंग हैं, जाने अनजाने अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। न केवल मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, बल्कि प्राणी मात्र के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। होना एक दूसरे के होने पर निर्भर है। ये जो होने और जीवन की जो मूल प्रवृत्ति है, इस मूल प्रवृत्ति को पहचानने की कोशिश करने की निरंतर आकांक्षा गोरखपुर के साहित्यकारों की रही है। यहीं भगवान सिंह थे, यहीं से दिनमान में गए श्रीवास्तव जी थे, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। यहीं पर जो है एक गुंजेश्वरी शुक्ल थे, जो राजनीतिक चेतना के बहुत लोहियावादी थे, विचार प्रस्तुत करते थे दिनमान में। यहाँ अनेक अखबार निकलते रहते हैं, 4-5 अखबार हैं, और छोटे मोटे अखबार भी निकलते रहे हैं। एक रामदर्श त्रिपाठी तो सही समाचार निकालते थे, कौमी आवाज निकालते थे, एक मित्र थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, हिंदी दैनिक निकलता था। यहाँ पर जो छोटी मोटी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती रही हैं, वो इस बात की प्रमाण है कि यहाँ की चेतना जो है कभी रुकी नहीं। ये सफलता विफलता तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रचनाएं बहुत प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन उनमें असीम संभावनाएं हैं। कभी कोई समय आएगा प्रकाशित होंगी। शब्द नष्ट नहीं होते हैं, और यहाँ के लोग बराबर इस जद्दोजहद में रहते हैं
कि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज कैसे बन सके। वो एक कल्पना उनकी रहती है, किसी ऐसे समय की कल्पना रहती है जिस समय में सब कुछ मनुष्य के लिए सुंदर हो। मित्रों, ये समाज, ये संसार स्वयं में सत्य है। इसको माया कह देने से आप भाग नहीं सकते हैं, और किसी के न रहने से दुनिया खत्म नहीं होती है, दुनिया चलती रहती है। और उस दुनिया का जो सत्य है वो सत्य तो है, वो जैसी भी दुनिया है, और उस दुनिया के सत्य को सुंदर में बदलना, उसको शिव में बदलना, ये रचनाकारों की अभिप्सा होती है। मुझे आश्वस्त रहती है कि पूर्वांचल का ये समाज, जिसका केंद्र गोरखपुर है, इस उर्वरता को, इस कल्पना को कि कैसे ये संसार, कैसे ये दुनिया जीने लायक, सहूलियत से जीने लायक, प्रेम से जीने लायक, करुणा से जीने लायक, और सहानुभूति से जीने लायक, और न्याय के साथ जीने लायक बन सके। ये समाज सभ्यता के बहुत सारे उपकरणों के कारण या सत्ताओं के संघर्ष के कारण कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, और एक कार्य बनता है तो कारण बहुत छोटा होता है, लेकिन कार्य ऐसा हो जाता है कि बड़े भारी कारण की ओर, विनाश की तरफ भी जा सकता है, तो निर्माण की तरफ भी जा सकता है। तो विनाश की तरफ जाते हुए समाज को कैसे निर्माण की दिशा में ले जाया जाए, अगर नहीं भी ले जा पा रहे हैं तो कोशिश कितनी की जा सकती है, ये कोशिश यहाँ के लोगों में कायम है। कोई एक शेर है, मुझे याद पड़ता है कि वो इस जिद में है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कुछ मैं बदल रहा हूँ, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ये बेकरारी मनुष्य की, ये हमारे पूर्व समाज की बेकरारी कि हम जहाँ कर्कशता है, जहाँ कठोरता है, जहाँ असहनशीलता है, असहिष्णुता है, जहाँ क्रूरता है, जहाँ अशांति है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ अन्याय है, उसके ठीक बरक्स एक न्याय, एक प्रेम, एक शुभ्रता, एक शुभता, एक कल्याण कामना, एक सद्भावना, चाहे आध्यात्मिक रचना के माध्यम से और चाहे लौकिक रचना के माध्यम से, कहानी, उपन्यास, नाटक की याद पड़ी तो रस्तोगी जी यहाँ पर रूपांतर नाम की संस्था चलाती थी, उसमें अनेक नाटककार लगे हुए थे, हिंदी विभाग से संबद्ध थी, वो हमारी गुरु भी रही हैं। तो नाटकों का भी की एक परंपरा रही है, नाटक लिखने की। और अब तो कई बार भोजपुरी में भी और हिंदी में भी कुछ लोग महाकाव्य लिख कर लाते हैं कभी कभी मेरे पास। ठीक है, उनकी भाषा अनगढ़ होती है, उसमें शिल्प उतना नहीं होता है। सवाल शिल्प का नहीं है, शिल्प से बहुत मतलब नहीं होता है, प्रसिद्ध से भी कोई मतलब नहीं होता है, वो भाव से मतलब है कि यहाँ के लोगों का भाव क्या है। ये भाव है उस परम भाव तक जाने की चेतना, जिस परम भाव में एक समरसता हो, एक जीने योग्य परिस्थिति हो, एक मुक्ति हो, एक आनंद हो। प्राय तो दुनिया निरानंद है, और जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे निरानंद पैदा होता है, क्योंकि निरानंद या मशीन बनाने की एक
अज्ञात कोशिश नहीं, स्वाभाविक जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो मनुष्य की दौड़ है, उसमें आदमी खोजना बहुत कठिन होता जा रहा है। उस आदमी को खोजने हमारे एक मित्र थे कृष्णदेव द्विवेदी, वो एक कविता सुनाते थे कि सावधान आदमी गायब हो गया है, मुझे उसका इंतजार है, वो गुम हो गया है। आदमी नहीं मिलता है, तो आदमी मिले, आदमी जो प्रेम करता है, आदमी जो मिलता है, बात करता है, आपस में सुख दुख बांटता है, हाल चाल पूछता है, सहज होता है, सरल होता है, उस सहज सरल आदमी की तलाश साहित्यकार करता रहता है। और यहाँ के लोग उस सहज सरल मनुष्य को खोजने के लिए बराबर बेचैन रहते हैं, लगे रहते हैं। कितना हो पाता है, कोई इसमें कालिदास, कोई इसमें मोहम्मद, कोई इसमें भवभूति, कोई इसमें तुलसीदास, कोई कबीर बन पाए न बन पाए, प्रेमचंद बन पाए, जयशंकर प्रसाद बन पाए न बन पाए, लेकिन कम से कम एक कोशिश है यहाँ के साहित्यिक आकाश के को देखने वाले लोगों की, उधर निहारने वाले लोगों की, कि ये आकाश कभी भी धुएं से और विषैली गैसों से और समाज के दुर्गुणों के परिणामों से कभी भी आच्छादित न होने पाए। इसमें फूल खिलें, इसमें प्रेम के वृक्ष उगें, इसमें मनुष्य की चेतना की नदियाँ कल कल प्रवाह करें, इसमें बहने वाली मछलियाँ आनंद का अनुभव कर सकें, इसमें आने वाली पीढ़ी एक प्रकार के ऐसी विरासत को प्राप्त करे जो विरासत उसे सौंदर्य की दुनिया में ले जाए, आनंद की दुनिया में ले जाए, हर्ष की दुनिया में ले जाए, न्याय की दुनिया में ले जाए, ऐसी दुनिया में ले जाए जो दुनिया हमारे लिए, कवियों के लिए, रचनाकारों के लिए कल्पना की वस्तु है। लेकिन कल्पना ही ये जो इच्छा है, हमारा जो स्वप्न है, वो स्वप्न हमको बहुत सुकून देता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या राम जैसा पुरुष होता है कोई? मैं कहता हूँ राम जैसा पुरुष हो ना हो, पर आदमी के भीतर राम जैसे पुरुष होने की अगर कल्पना भी जगाए रखे है कोई अपनी रचनाओं के माध्यम से, सीता जैसी स्त्री को बचाए रखने की कल्पना किसी स्त्री के मन में है, लक्ष्मण जैसा भाई बने रहने की अगर इच्छा कल्पना है, तो इच्छा, ये कल्पना, ये स्वप्न बड़ी बात है। कोई अपना घर फूंके न फूंके, लेकिन अगर अपना भी घर फूंकने की इच्छा है, सत्य को पाने के लिए कबीर का सपना देखने का मन है, एक कोशिश है, तो वो कोशिश एक दिन कामयाब उसे करेगी, मनुष्य को कामयाब करेगी। पूर्वांचल के लोग स्वप्न दृष्टा हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे पुराणों में स्वर्ग की कल्पना की गई है, वो स्वर्ग की कल्पना करने वाले लोग यहीं नदियों के आसपास रहने वाले ऋषियों की थी। यहीं के लोगों ने लिखा, यहीं पर ध्यान की अवस्था में आनंद का अनुभव करने का जो प्रयत्न करने का जो एक जीवन बना बुद्ध के माध्यम से, वो यहीं के लोगों में, यहीं के लोगों में वही विरासत है हमारी। और उस विरासत से प्राप्त चेतना को और अधिक विकसित करने का प्रयत्न हमारे हिंदी साहित्य के लोग, गोरखपुर के लोग, देवरिया के लोग, पडरौना के लोग, मगहर के लोग, बस्ती के लोग,
बराबर करते रहें। आप जानते हैं कि बस्ती में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, जिनकी तीसरा सप्तक में कविताएं थीं। यहीं पर आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म हुआ। रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे, गोरखपुर में रामचंद्र तिवारी थे। यहीं पर जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल थे, यहीं पर विद्यानिवास मिश्र थे, यहीं परमानंद तिवारी, यहीं विश्वनाथ साह तिवारी, यहीं अनेक लोग ऐसे हुए हैं जो बराबर इस कोशिश में लगे रहे हैं कि किसी तरह से भले ही कठिनाइयाँ क्यों न हों, लेकिन कैसे इस दुनिया को सुंदर बनाया जाए, रहने योग्य बनाया जाए, कैसे इसकी भव्यता को, इसके माधुर्य को कायम किया जाए। आज के समय का दुनिया भर की मानवता का सबसे बड़ा दुख यह है, खेद की बात है कि मनुष्य परमात्मा की दो विभूतियों ऐश्वर्य और माधुर्य में ऐश्वर्य की तरफ ज़्यादा वो केंद्रीभूत है, जबकि ऐश्वर्य जो है वह किसी न किसी को कष्ट देता है, स्वयं को भी कष्ट देता है, क्योंकि ऐश्वर्य होने के बाद उस ऐश्वर्य की रक्षा करने के लिए अच्छे बुरे अनेक प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। लेकिन माधुर्य अपने को भी आनंदित करता है, दूसरों को भी आनंदित करता है, प्रकृति को भी आनंदित करता है। इस माधुर्य को बनाए रखने की परंपरा बराबर यहाँ के रचनाकारों की रही है। ये माधुर्य जो खोज है, जिसके जो साहित्य की परम खोज माना जा सकता है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो मधुराधिपति श्री कृष्ण, वो उनका संपूर्ण सब कुछ मधुर है। कृष्ण रहे हों न रहे हों, लेकिन जिस किसी ने मधुराष्टक लिखा वो महान कवि था, क्योंकि वो दुनिया में, संसार में माधुर्य की खोज कर रहा था। माधुर्य किसी को, स्वयं को भी कोई कष्ट नहीं देता है, कोई खेद नहीं देता है, कोई पछतावा नहीं देता है, कोई विपत्ति नहीं देता है, और माधुर्य के लिए किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कोई सामान नहीं चाहिए माधुर्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए सामान चाहिए, वस्तुएं चाहिए, बहुत सारा प्रयत्न चाहिए, संघर्ष चाहिए, और उस संघर्ष, तनाव चाहिए। उस तनाव से मुक्त है माधुर्य, प्रेम। इसीलिए बंगाल के साहित्य में जो वैष्णवों का साहित्य है, उसमें राधा भाव को बहुत महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? कि राधा कुछ चाहती नहीं है, अपने प्रेम के बदले भी कुछ नहीं चाहती है। तुम नीके रहो, उन्हीं के रहो, जहाँ त्याग है और त्याग की स्मृति का भी त्याग है। तो ये जो बड़ा भाव है, जिसे महाभाव कहते हैं, साहित्य का काम है मनुष्य को उस महाभाव तक ले जाना। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जाने अनजाने यहाँ के रचनाकारों की चेतना जरूर उस महाभाव की खोज में रहती है, उसको पाने की, उसकी झलक कम से कम देखने की कोशिश करती रही है। और ये कोशिश यहाँ के नई पौध के जो, नई पीढ़ी के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, छायाकार हैं, चित्रकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, और पुरानी पीढ़ी के लोग भी इस दिशा में बहुत प्रयत्नशील रहे हैं। उनमें आक्रोश नहीं रहा है उतना, क्योंकि आक्रोश कोई स्थायी भाव नहीं है, कोई क्रांति कोई स्थायी भाव नहीं है, शांति स्थायी भाव बन सकती है। तो ये शांति की खोज, और ये शांति लाने के लिए कभी कभी कुछ क्रांति भी करने की, कुछ प्रतिरोध करने की भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो नाराजगी, वो प्रतिरोध शांति के लिए है, कोई क्रांति के लिए नहीं। क्रांति भी शांति के लिए ही होती है, क्योंकि हर युद्धों के अंत में शांति ही, शांति वार्ता ही, शांति ही जीवन का लक्ष्य है।
इसीलिए वेदों में शांति पाठ करते समय ये कहा गया है कि शांति रेव शांति, शांति भी शांत हो जाए, यानी शांति भी स्वयं परम शांति को प्राप्त हो। तो सुख की जगह शांति और क्रूरता की जगह अक्रूरता और घृणा की जगह प्रेम और पाने की जगह खोना, ये अपने को मिटाने, अपने को समर्पित करने, अपने को विराट अस्तित्व में विलीन करने और एक बड़े सपने को देखने की जो आदत यहाँ के रचनाकारों की रही है, वो आदत महत्वपूर्ण है, उसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। आज हमारे समय में जो सक्रिय लेखक हैं, अभी तिवारी जी की आत्मकथा आई है, विश्वनाथ तिवारी की, अभी मदन मोहन का उपन्यास आया है, रंजना जायसवाल जो लिख रही हैं, अनिता अग्रवाल जो कविताएं लिख रही हैं, जो हमारे बहुत से कवि मित्र लिख रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, उनके लेखन को जब मैं पढ़ता हूँ, जो अश्क जी गजलों में लिख रहे हैं, जो देवेंद्र आर्य जी अपनी गजलों में लिख रहे हैं, जो लोग भी लिख रहे हैं, भी आर्यन श्रीवास्तव की जो गजलें हैं, ये जो लोग लिख रहे हैं, उनके भीतर मैं उनके साहित्य को देखता हूँ। जब सुरेंद्र काले थे जमाने में, उनका नाम मैं भूल रहा था, उनको जब देखता हूँ, उनको सुनता रहा हूँ, आज भी नए लड़कों की कविताएं, उनकी कहानियाँ, बादशाह हुसैन रिजवी थे कथाकार जो नहीं रहे अब। तो ये जो पीढ़ी है, ये जो रचनाकारों का समूह है, उन रचना जो उसमें से एक जो सामूहिक तथ्य निकल कर आता है, वो ये है कि कहीं न कहीं हमारी विरासत और हमारा समय, गोरखपुर का की जो विरासत है, जो गोरखपुर का जो समय है, वो विरासत भी, वो समय भी त्याग, बलिदान, अक्रूरता, प्रेम, सद्भावना, उच्च आदर्श और माधुर्य के प्रति समर्पित है। और ये हो सकता है कि इस समय के जद्दोजहद में, इस बाजारू व्यवस्था में, इस तरह की जीवन पद्धति में, इसमें थोड़ा इसके लिए अवकाश कम भले हो, लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच में भी जद्दोजहद करते हुए भी रचनाकार लगे हुए हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि तमाम छोटे छोटे रचनाकार जो अभी अनगढ़ रचनाएं लिखते हैं, उनके संग्रह छपते रहते हैं, कहानियाँ छपती रहती हैं, उपन्यास छपते रहते हैं, आलोचनाएं छपती रहती हैं, वो आते हैं मेरे को भूमिका लिख दीजिए, तो मैं सब पर उदारतापूर्वक लिख देता हूँ। तो मैं, कई लोग मित्र शिकायत करते हैं, आप क्यों लिख देते हैं? तो मैं कहता हूँ भाई, वो लिख रहा है, ये का कम है, जे पर भनित सुनित हर्षाही, ते नरबर थोड़े जगमाही। दूसरे की बात सुनना, वो कह रहा है कुछ, वो शराब तो नहीं पी रहा है, वो वेश्या के घर नहीं जा रहा है, वो जुआ तो नहीं खेल रहा है, वो अपनी तनख्वाह में से पैसा निकाल करके किसी तरह से अपनी बात छपवा रहा है, कुछ समाज के लिए कह रहा है। उसके मन में दुनिया है, एक संसार है, एक सपना है, एक इच्छा है। उसकी भाषा अनगढ़ हो सकती है, उसका छंद कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये भाव अगर बना हुआ है तो ये भाव किसी कभी न कभी महान से महान रचनाकार को उत्पन्न करेगा। मित्रों, जब गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई तेंदुलकर पैदा होता है। साहित्य की दुनिया में भी जब गलियों गलियों से एक साहित्यिक वातावरण बनता है तो कोई महान साहित्यकार कभी प्रकट हो जाता है। वो जो पृष्ठभूमि में, जो नींव में रह जाते हैं, उनका भी महत्व है।
तो हमारे समय का, हमारी गोरखपुर का साहित्य बराबर साहित्य की नींव भी बना रहा है और शिखर भी बना रहा है, अटारी भी बना रहा है और नींव का पत्थर भी बन रहा है। ये प्रक्रिया चल रही है और ये चलती रहनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर का साहित्यिक वातावरण एक दिन एक बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके प्रति प्रणाम व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, किसी को कुछ पूछना हो फोन पर पूछ लेगा। आप फोन से पूछ लीजिएगा।